हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम म्यूचुअल फंड मॉक टेस्ट सीरीज़ 5A चैप्टर नंबर 10 पार्ट सी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको ऐसी म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड मॉक टेस्ट चैप्टर नंबर 10 पार्ट सी। First question: which of the following are true? Model risk is the risk of mispricing of improper valuation of derivatives. Second option है basis risk arise due to difference in the price movement of derivative vis-a-vis that of security being hedged. Third option है both of the above. तो correct answer है both of the above. मॉडल रिस्क वो रिस्क रहता है जिसमें म्यूचुअल फंड के जो ये रहते हैं कॉल पुट ऑप्शन इनके वैल्यूएशन के मिस प्राइसिंग जब होता है तो इसे मॉडल रिस्क कहते हैं। सेकेंड रिस्क जो होता है बेसिस रिस्क, यानी 100 बेसिस इज इक्वल टू 1%। ये जैसे हम लोग 1% 2% कहते हैं ना कि इसमें 1% रिटर्न है 2% रिटर्न है, तो फाइनेंस की भाषा में 100 बेसिस रिस्क इज इक्वल टू 1%। और जब सिक्योरिटी को हेज किया जाता है, यानी कैपिटल कैश मार्केट से परचेस करते हो, फ्यूचर मार्केट में से सेल करते हैं, तो उसे आर्बिट्रेज कहते हैं और डेट इज कॉल्ड द हेज पोजीशन। तो यहाँ पे हेज पोजीशन में भी बेसिस रिस्क का रिस्क रहता है और ये बहुत ही थोड़ा डिटेल का सब्जेक्ट है डेरिवेटिव। तो ये इस शॉर्ट टाइम में हम इसे कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में आपको समझना पड़ेगा कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट रहता है उसमें दो टाइप के रिस्क रहते हैं, मॉडल रिस्क एंड बेसिस रिस्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पोरेट बॉन्ड कैरी ए हायर अमाउंट ऑफ रिस्क देन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर है ट्रू। कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिस्क ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो रहती है गवर्नमेंट द्वारा बैक रहती है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड रहती है, तो इसलिए उसमें डिफॉल्ट के चांसेस नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोन टू वैल्यू इंडिकेट हाउ मच percentage value of asset is financed by borrower's own equity. The lower the LTV dash it is better or worse? The answer है better। अभी इन शॉर्ट में आप समझेंगे कि समझो आपने कार परचेस किया है 10 लाख रुपीज़ का। अभी अब 10 लाख का कार आपने उसके ऊपर लोन लिया है फॉर एग्जांपल, तो अगर आपने 10 लाख के सामने 10 लाख की कार है, उसके सामने आपने केवल 3 लाख रुपया लोन लिया है, यानी 7 लाख आपने खुद का इन्वेस्ट किया है, तो इसका जो LTV आएगा वो लो आएगा। लेकिन आपने अगर समझो इन अदर केसेस में अगर आपने 10 लाख की कार के सामने 8 लाख का लोन लिया है, तो इसका जो LTV आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो LTV यानी लोन डिवाइड बाय वैल्यू, तो अगर न्यूमरेटर कम रहेगा तो ये रेशियो कम आएगा और इट इज़ अ बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Risks that impact the entire economy are known as dash risk, systematic risk और specific risk। तो इसका करेक्ट आंसर है सिस्टमेटिक रिस्क। दो टाइप के रिस्क होते हैं, सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक रिस्क या अनसिस्टमेटिक रिस्क। जो एंटायर इकोनॉमी को इफेक्ट करता है उसे सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिस्क दैट इम्पैक्ट द स्पेसिफिक कंपनी आर कॉल्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क, बोथ ऑफ द अबव। तो आंसर है बोथ ऑफ द अबव। स्पेसिफिक रिस्क को अनसिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई हमारी कंट्री की इकोनॉमी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, GDP अच्छा है, सभी फिगर अच्छा आ रहे हैं, लेकिन कोई एक कंपनी लॉस में चल रही है कुछ मिस मैनेजमेंट की वजह से, तो यहाँ पे इकोनॉमी का इफेक्ट इस पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है जो कंपनी के स्पेसिफिक रिस्क हो गया है, वे मैनेजमेंट बराबर नहीं है या इनका बिजनेस स्ट्रेटेजी बराबर नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंस द अनसिस्टमेटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, इट इज कॉल्ड द डैश। डाइवर्सिफिकेबल रिस्क, नॉन डाइवर्सिफिकेबल रिस्क। तो जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो इसलिए इसे डाइवर्सिफिकेबल रिस्क कहते हैं। यानी
आप एक कंपनी के शेयर में अगर निवेश करोगे तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, तो आप अलग अलग कंपनी में निवेश करोगे, अलग अलग सेक्टर में निवेश करोगे तो आपका रिस्क कम हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकल रिस्क। द सिस्टमेटिक रिस्क इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्सिफिकल रिस्क, नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। तो यह करेक्ट आंसर है नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क को फर्दर डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता है, वो तो अगर एंटायर इकोनॉमी का इफेक्ट सभी कंपनी पे आने वाला ही है, मोर एंड लेस आने वाला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ रिस्क मेंशन इन SID आर स्टैंडर्ड रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क, बोथ ऑफ द अबव। तो करंट आंसर है बोथ ऑफ द अबव, स्टैंडर्ड रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म द scheme benchmark index by taking certain dash risk by taking view of individual security। तो आंसर है अनसिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। तो करेक्ट आंसर है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो थोड़ा अनसिस्टमेटिक रिस्क लेता है, यानी कुछ पर्टिकुलर कंपनी में या कुछ सेक्टर में निवेश करके वो थोड़ा रिस्क एक्स्ट्रा लेता है, तो इसे अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस risk that a mutual fund portfolio cannot do anything about is the risk of the market wide price fluctuation। True or false? True। तो जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो रहता है उसमें एक रिस्क तो सदा ही बना रहेगा कि उसका NAV फ्लक्चुएट होते ही रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू? NAV of the equity fund is likely to witness huge fluctuation। NAV of overnight fund will be quite stable। तो करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ द अबव। जो लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड रहता है उसमें मूवमेंट नहीं रहता है, उसमें NAV मोर और लेस स्टेबल ही रहते हैं, लेकिन जो इक्विटी फंड रहते हैं उसके NAV में हैवी फ्लक्चुएशन रहता है, क्योंकि इक्विटी कहाँ निवेश करते हैं? इक्विटी शेयर में करते हैं, और इक्विटी से में प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहता है, कोई कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करती है, कोई कम करती है, और उसमें न्यूज़ रहते हैं, कंपनी के इंटरनल न्यूज़ भी रहते हैं, तो ये डिविडेंड न्यूज़ रहती है, कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, तो इस सभी न्यूज़ फैक्टर के ऊपर में और अन्य फैक्टर के हिसाब से इक्विटी फंड में इनका NAV में फ्लक्चुएशन हमेशा रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्टफोलियो इज द मेन ड्राइवर ऑफ रिटर्न इन द म्यूचुअल फंड स्कीम। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। जैसा आपका पोर्टफोलियो रहेगा वैसा स्कीम रिटर्न देगा। जैसे फंड मैनेजर ने आपका पोर्टफोलियो क्रिएट किया उसी पर डिपेंड करता है आपका फंड का रिटर्न्स। टू प्राइमरी स्ट्रेटेजीज एडॉप्टेड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर आर डैश एंड डैश। फर्स्ट है सिक्योरिटी सिलेक्शन एंड मार्केट टाइमिंग, सेकेंड ऑप्शन है नो सफिशिएंट डाटा। तो करेक्ट आंसर है सिक्योरिटी सिलेक्शन एंड मार्केट टाइमिंग। ये दो, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर आपका ये दो चीज स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करता है, हाउ टू सिलेक्ट कौन सी सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी है और किस समय में कौन से सेक्टर में कौन से एसेट में ज़्यादा निवेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी रिस्क विल बी एसोसिएटेड विद, ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ कंपनीज एक्सपोज टू फॉरेन करेंसी। थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ द अबव। जो करेंसी रहता है डॉलर वर्सेस रुपीस का जो रिस्क हमेशा रहेगा अगर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी में है, अगर आपके फंड में इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन सिक्योरिटी में निवेश करती है। दूसरा आपके पोर्टफोलियो में, आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स है जो विच आर एक्सपोज टू फॉरेन करेंसी, तो उसमें रिस्क बना रहेगा। जैसे IT शेयर है वो उनकी रेवेन्यू जनरली फॉरेन करेंसी में आती है, तो ऐसे शेयर में जब फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट होता है तो उनके भी NAV फ्लक्चुएट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SID contains SID in scheme information documents contains a list of all risk, discussion of various risk mitigation strategy, both of the above। तो करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ द अबव। SID में दोनों चीज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पॉन्सर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द स्कीम बियॉन्ड इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इट टुवर्ड्स सेटिंग अप द म्यूचुअल फंड। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। स्पॉन्सर की लायबिलिटी उतनी है जितना उसने सीड कैपिटल इन्वेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट
द एक्सटेंट ऑफ फॉल और राइज इन द बॉन्ड प्राइस डिपेंड अपॉन, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होता है वैसे बॉन्ड का प्राइस चेंज होता है, ट्रेडेबल बॉन्ड का प्राइस। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कूपन पे, यस कूपन पे भी डिपेंड करता है। मैच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी पे, यस मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। यील्ड लेवल एट विच सिक्योरिटी इज ट्रेडेड, उस पर भी डिपेंड करता है। सो द ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज दैट the rate at which the interim cash flow can be invested may be lower than that of originally assumed. करेक्ट आंसर है ट्रू। री इन्वेस्टमेंट रिस्क रहेगा ही रहेगा। जब इंटरिम कैश फ्लो रहता है तो उसे उस टाइम पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे म्यूचुअल फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, उस टाइम पे अगर इंटरेस्ट रेट लो है तो। Next question. The AMC does not manage currency risk for foreign portfolio investor. True or false? The answer is true. तो इसमें जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उन्हें अपने आप में ही जो करेंसी रिस्क मैनेज करना पड़ता है। इसमें AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये मैनेज नहीं करती है, करेंसी रिस्क मैनेज नहीं करती है। Which of the following are true? Large cap stocks are the first 100 company in terms of full market capitalization. Second option है mid cap stock are 101st to 250th company in terms of full market capitalization. Third option है small cap stocks are 251 to onwards company in terms of full market capitalization. तो करेक्ट आंसर है all of the above. जो पहली 100 कंपनी है उसे लार्ज कैप कहते हैं और जो 101 से 250 की कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन उसे मिड कैप और 250 ऑनवर्ड्स स्मॉल कैप कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी आर वॉलेटाइल एंड प्रोन टू डैश ऑन ए डेली बेसिस। करेक्ट आंसर है नो सफिशिएंट डाटा और प्राइस फ्लक्चुएशन। करेक्ट आंसर है प्राइस फ्लक्चुएशन। जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स वो वॉलेटाइल रहेगी और इसके जो NAV है डेली NAV वो उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन रहेगा ही रहेगा। ये क्वेश्चन आगे भी हमने डिस्कस किया था। सो अभी हम इस सबमिट करके देखते हैं कि हमारे कितने आंसर सही गए। लेट्स सी, हम व्यू स्कोर करके देखते हैं। और हमारे सभी आंसर सही है, 21 आउट ऑफ 21। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।